वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है लक्की यूट्यूबर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज फ्योल के प्रिंसिपल्स। टोटल 14 प्रिंसिपल्स है फ्योल के, एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैंने वीडियो में अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा है, होप आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, तो लेट्स बिगिन। हाँ तो फ्रेंड्स एक एक करके हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हेनरी फ्योल कौन थे, हेनरी फ्योल का क्या बैकग्राउंड रहा है, हेनरी फ्योल के क्या मेजर कंट्रीब्यूशन रहे हैं और हेनरी फ्योल के ये कौन से 14 प्रिंसिपल रहे हैं मैनेजमेंट के, जो हेल्प करते हैं मैनेजर को डिसीजंस लेने में इन राइट वे, इन राइट डायरेक्शन। ठीक है फ्रेंड, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ फ्योल। बैकग्राउंड और हिस्ट्री ऑफ फ्योल की बात की जाए तो बहुत बढ़िया बैकग्राउंड रहा है इनका। हेनरी फ्योल फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था, 1841 में हुआ था। इनको एक डिग्री भी मिली थी फ्रेंड्स माइनिंग इंजीनियरिंग कंपनी में इन 1860s में। ठीक है, और ये इंजीनियर की पोस्ट पे वर्क भी कर रहे थे कोल माइनिंग कंपनी में। सेकेंड चीज़, ही वॉज अ प्रमोटेड, इन्हें प्रमोट किया गया था 1888 में मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में। ठीक है, ये वो टाइम था जब कंपनी इंसॉल्वेंट होने वाली थी। इंसॉल्वेंट मतलब डूबने वाली थी, दिवालिया घोषित होने वाली थी, जब इन्हें एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। अब इनके पास एक सिचुएशन थी कि कंपनी क्या होने वाली है, डिसॉल्व होने वाली है, इंसॉल्वेंट होने वाली है। लेकिन हेनरी फ्योल पीछे कहाँ हटने वाले। हेनरी फ्योल ने क्या करा, मैनेजरियल टेक्निक्स लगाई, है ना। जितने भी डिसीजन है वे मैनेजरियल टेक्निक्स के थ्रू, उन्होंने जितने भी डिसीजन लिए मैनेजरियल टेक्निक्स लगाई, है ना, अपने आइडियाज़ लगाए, अपने प्रिंसिपल्स लगाए और कंपनी को सक्सेसफुली उस सिचुएशन से बाहर लेकर आए और कंपनी को सक्सेसफुल बनाया। आफ्टर द रिटायरमेंट 30 साल बाद रिटायरमेंट के, कंपनी एक ऐसी जगह पे खड़ी थी कि कंपनी का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था वो बहुत स्ट्रांग हो चुका था। तो ये थे हमारे हेनरी फ्योल। इन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स फादर ऑफ मैनेजमेंट भी रिकॉर्ड कर लीजिएगा, है ना, मतलब नोट कर लीजिएगा ताकि आपको ध्यान में रहे। आप देख भी सकते हैं डेफिनेशन में, मैंने ये नोट किया दिया हुआ है। एट दैट टाइम कंपनी वॉज इन सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, इन एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड अप्लाइज इट्स मैनेजरियल टेक्निक। उन्होंने मैनेजरियल टेक्निक लगाई थी जैसा मैंने बताया, टू ब्रिंग आउट द कंपनी फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड सक्सीडेड। व्हेन ही रिटायर्ड आफ्टर 30 ईयर, द कंपनी वॉज लीडिंग कोल स्टील कंपनी विथ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड। कोल स्टील कंपनी थी, है ना, और वो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग कर रही थी आफ्टर द रिटायरमेंट 30 ईयर। ठीक है, अब हम देखेंगे एक एक करके मेजर कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहे हैं फ्योल जी के, है ना। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताया था, हेनरी फ्योल बिकम एज फादर ऑफ मैनेजमेंट। ये फादर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं। ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल। ठीक है, इन्होंने क्या, ये किसके लिए, किस चीज़ के लिए फेमस है, ये मैनेजरियल जो स्किल्स इन्होंने लगाई है प्रिंसिपल्स में, है ना, जो हेल्प कर रही है मैनेजर की आज डिसीजंस लेने में। सेकंड, ही आइडेंटिफाइड द मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच आर कंसिडर्ड द मेजर फंक्शन। इन्होंने कुछ फंक्शंस निकाले मैनेजमेंट के जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में गोल को अचीव करने में, जैसे हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। थर्ड पॉइंट जो आता है, डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने 14 प्रिंसिपल निकाले मैनेजमेंट के, विच एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर मैनेजर। मैनेजर की क्या थी, वो एक गाइडलाइन थी ताकि वो क्या कर सके, मैनेजरियल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके और डिसीजंस को ले सके। ये 3 पॉइंट आपको मैंने यहाँ पर नोट्स के तौर पे शो कर दिए। सबसे पहले क्या लिखा है, he made clear distinction between technical and managerial skill. Second, he identified the main steps in the process of management which are considered the major function of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. He developed 14 principles of management which act as a guideline for the manager to perform managerial activities. फ्रेंड्स अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का, तो पहले वो जरूर देख लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अगर आपको वीडियो नहीं मिलती है तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बाय लक्की यूट्यूबर सर्च करने पर आपको वो वीडियोस मिल जाएगी। तो अब हम देखेंगे 14 प्रिंसिपल, क्या क्या 14 प्रिंसिपल रहे हैं मैनेजमेंट के। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल रहा है डिवीजन ऑफ वर्क। इसे मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ। अगर आपने 14 प्रिंसिपल मेरे समझाने पर लिख लिए तब आपके अच्छे चांसेस है अच्छे नंबर बनने के बोर्ड में, एग्जाम में। तो सबसे पहला होता है डिवीजन ऑफ वर्क।
एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट लोगों को वर्क देना पड़ेगा जो जिस चीज़ में वो स्पेशलियंस रखते हैं फ्रेंड्स। सेकंड आता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। थर्ड डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन में काम करना, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट्स। 4 यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 6 पॉइंट आता है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सभी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को कॉमन गोल की तरफ ले जाना, अट्रैक्ट करवाना, है ना, ताकि वो क्या कर सके, हेल्प कर सके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में। 7 रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, राइट सैलरी, राइट वेजेस, ये आपका रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन कहलाता है। 8 सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर टू अ टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर टू टेक ऑल डिसीजन इन होल ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, एक चेन होती है बिजनेस में, है ना, तो उसे मेंटेन करके रखना। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब डिस्कस करते हैं तो पहले वो लोअर लेवल, मिडिल लेवल को बताता है, मिडिल टॉप लेवल को बताता है। 10th पावर ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब ऑर्डर में वर्क करना। 11th प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इक्वलिटी लाना सोसाइटी में। 12th स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। मैनेजमेंट में क्या होता है, टाइम टू वर्क करना, है ना, उसे सिक्योर फील करवाना कि जॉब सिक्योर है उसकी। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, राइट डिसीजन लेना राइट टाइम में, है ना। 14 आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट दी कॉर्प्स। ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल में जब वर्क किया जाता है वो प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट दी कॉर्प्स कहलाता है। एक टीम स्पिरिट होना जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। विदाउट टीम स्पिरिट के बगैर हम वर्क नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो फर्स्ट पॉइंट जो आता है, अब एक एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है डिवीजन ऑफ वर्क। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सके, सक्सेसफुल हो सके, उसका वर्क टाइमिंग पे हो सके। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम उस वर्क को क्या करते हैं, डिवाइड कर दें उन स्पेशलिस्ट लोगों में, स्मॉल सेगमेंट्स में जो एक्सपीरियंस रखते हैं उस फील्ड में। ऐसा नहीं कि जो चीज़ का उससे नॉलेज ही नहीं है आप वो वर्क दे रहे हैं, तो जो इस चीज़ में वो एक्सपीरियंस रखते हैं उन एम्प्लॉयज़ को वो वर्क देना। सेकंड ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी मतलब पावर टू टेक अ डिसीजन देना, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लोअर लेवल वालों का काम, जो है ना क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन राइट टाइम पे उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, है ना, ताकि वो क्या कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सके उस चीज़ को। थर्ड आता है डिसिप्लिन, एग्रीमेंट, कोड ऑफ कंडक्ट्स, ठीक है, ये सब काय में आ जाता है, आपके डिसिप्लिन में आ जाता है। डिसिप्लिन में मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या चाहिए, एक बंदा इनिशिएटिव चाहिए वर्क के लिए, ताकि वो क्या कर सके, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सके, वर्क को कर सके, है ना। गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। फोर्थ आता है यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड मतलब 1 बॉस 1 डायरेक्शन, है ना, 1 कमांड, ठीक है। एक बॉस एक कमांड ही बताए, ऐसा नहीं हो सके, होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल को पावर दे के रखी है ना, कि वो सामने वाले को लीड कर सके। इससे क्या होगा, वो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे वर्क क्या करना है ना, उसके हिसाब से बताया हुआ वर्क करना है कि उसके हिसाब से बताया हुआ वर्क करना है। फिफ्थ आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, 1 बॉस 1 डायरेक्शन, ठीक है, मतलब 1 यूनिट ऑफ प्लान। एक जो लीडर होता है वो क्या करता है, डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है, सही राह देता है ना, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो फिफ्थ पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहलाता है। सिक्स्थ पॉइंट जो हम अब आगे डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और इन जनरल इंटरेस्ट। सब ऑर्डिनेशन इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, जो पीपल्स, जो एम्प्लॉयज़ डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उन्हें कॉमन गोल की तरफ ले जाना, है ना, उनके नीड्स को फुलफिल करके उन्हें कॉमन गोल की तरफ बढ़ाना, इसी को हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। छोटी सी डेफिनेशन दी है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट मस्ट सुपरसीड ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अपने खुद की ज़रूरतों से पहले ऑर्गेनाइजेशन का पहले ध्यान रखना, यही क्या कहलाता है, सब ऑर्डिनेशन कहलाता है। रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, फेयर सैलरी, फेयर वेजेस देना। ऐसा नहीं कि वो सामने वाला एम्प्लॉय मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, किसकी वजह से, अगर उसे फेयर वेजेस मिलेगी, फेयर सैलरी मिलेगी, फेयर इनकम होगी, तो वो हमारी हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में, है ना। तो रेम्यूनरेशन पर्सन, अगर वो पर्सनल सेटिस्फाई होगा ना फ्रेंड्स, तो वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में फुल एफर्ट्स देगा। तो ये आपका कहलाता है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, है ना। फेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस एंड ये सब चीज़। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया था, टॉप लेवल को पावर दी जाती है ताकि वो क्या कर सकें, प्लान कर सकें,
पॉलिसी बना सकें, है ना। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके रखना। तो सेंट्रलाइजेशन एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में नीड होती है और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है, तब वो डिसेंट्रलाइजेशन में अगर आपको उसे सक्सेसफुल बनाना है ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपको पावर को डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल बन सके। स्केलर चेन लाइन ऑफ अथॉरिटी टू बी फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल किसको फॉलो करेगा, मिडिल लेवल को, मतलब लोअर लेवल किसको फॉलो करेगा, मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल किसको फॉलो करेगा, टॉप लेवल को। टॉप लेवल प्लान करता है, मिडिल पॉलिसीज बनाता है, सेकंड मिडिल लेवल ऑर्गेनाइज करता है, और थर्ड अपना काम करता है ना, कंट्रोल करता है, और ये सब होता है उसमें, ऑर्गेनाइज करता है, स्टाफिंग, ये सब। ऑर्डर, यूनिटी ऑफ ऑर्डर, एक ऑर्डर में काम करना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यूनिटी ऑफ ऑर्डर में आप देख सकते हैं यहाँ पर जब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की बात आती है तो ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अलग अलग एम्प्लॉयज़ को वर्क देना, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे आप रिलायंस फ्रेश, इन सब में क्या होता है, अगर प्रॉपर मेन और मटेरियल नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगी क्या। रिलायंस फ्रेश में सामान है ना, उस सामान के नीचे मतलब जो जहाँ पर आपको नीड होती है, आज आपको कुछ चीज़ चाहिए, आपको फुटवेयर चाहिए या क्लॉथ आइटम चाहिए, तो आप वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तो उनके क्या बना के रखें, अलग अलग डिपार्टमेंट बना के रखें, उस डिपार्टमेंट में पर्सनल एम्प्लॉय को लगाना है ना, और उसके हिसाब से वर्क करवाना। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, है ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, काइंडनेस, फेयर, है ना, ये सब आ जाता है। 12th पॉइंट आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, मतलब सामने वाले को जॉब सिक्योर फील करवाना। नहीं तो वो हो सकता है कि उसे सिक्योर फील नहीं हो रहा हो, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में फुल एफर्ट्स नहीं दे रहा है, 100% कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, तो एक ही मेजर रीज़न हो सकता है। 13 पॉइंट आता है इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब राइट डिसीजन, सेल्फ मोटिवेशन, राइट टाइम पे वो डिसीजन ले सके, है ना, और आइडियाज़ को शेयर कर सके एक दूसरे से, ताकि इससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प मिलती है गोल को अचीव करने में, है ना, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। स्पिरिट दी कॉप्स, आज कोई भी वर्क आपको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको टीम चाहिए रहेगी। आज छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तब भी आपको टीम की ज़रूरत होगी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तब भी टीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो टीम स्पिरिट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज हेल्प टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 14 प्रिंसिपल, होप आपको समझ में आए होंगे। छोटी छोटी डेफिनेशन से समझाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये मेन पॉइंट्स मैंने डिस्कस करें, अगर आप इतना भी लिख के आ जाएंगे तो होप आपके अच्छे चांसेस है मार्क्स बनने के, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में मिलते हैं, आप भी के लिए थैंक यू।